हेलो एवरीवन, सो लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सी टेट एवं सी जी टेट 2022 के अंतर्गत क्लास 2 ईवीएस अर्थात पर्यावरण। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं पर्यावरण की मुख्य विषय वस्तु अर्थात थीम ऑफ ईवीएस। क्या होती है मुख्य विषय वस्तु? मुख्य विषय वस्तु का मतलब होता है सिलेबस अर्थात पाठ्यक्रम। पर्यावरण के अंतर्गत ऐसे कौन कौन से पाठ्यक्रम हैं जिनका हमें स्टडी करना है। मुख्य विषय वस्तु होने के साथ ही साथ पर्यावरण की उप विषय वस्तु भी होती है जिसे सब थीम ऑफ ईवीएस के नाम से जाना जाता है। पूरे थीम पर ही और सब थीम पर ही पूरा जो ईवीएस है पूरा बेस्ड है। इसी के अंतर्गत हमें पढ़ाई करनी है अर्थात स्टडी करना है। तो आइए जानते हैं ऐसी कौन कौन सी मुख्य विषय वस्तु होती है और साथ ही साथ सब थीम्स ऑफ ईवीएस होता है। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो उसे भी प्रेस कर लीजिएगा। आइए जानते हैं हम पर्यावरण की मुख्य विषय वस्तु क्या है अर्थात थीम्स ऑफ ईवीएस। टोटल थीम की बात करते हैं, कितना होता है? 6 होती है। टोटल थीम की संख्या कितनी है? 6 होती है टोटल थीम की संख्या। पहला, परिवार और मित्र अर्थात फैमिली एंड फ्रेंड। हमें जीवित रहने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? भोजन की। सेकंड क्या है? भोजन। और जीवित रहने के लिए ही हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? पानी की। तो तीसरा क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा। और हम पृथ्वी में रहते हैं तो कुछ ना कुछ अपने रहने के लिए आश्रय बनाते हैं, इसे शेल्टर कहते हैं। जैसे एक अच्छा घर बना लेते हैं, जो गरीब रहते हैं झोपड़ी बना लेते हैं, तो ये आश्रय के अंतर्गत आता है। जब हम कहीं बोर हो जाते हैं और हमें कहीं घूमने जाने का मन होता है तो हम क्या करते हैं? भ्रमण करते हैं, इसे क्या कहते हैं? जर्नी। और साथ ही साथ हम अपने दैनिक जीवन में कुछ काम करते हैं और कुछ बनाते हैं। तो वे चीज़ें जो हम करते हैं और बनाते हैं, थिंग्स वी मैक एंड डू, अर्थात ये 6 मुख्य थीम है ईवीएस की। सब थीम्स आइए जानते हैं कितनी होती हैं। कुल उप विषय वस्तु अर्थात सब थीम की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। जैसे हमारा एक मुख्य थीम है परिवार और मित्र, फैमिली एंड फ्रेंड। इनके कितने सब थीम होते हैं? 4 सब थीम होते हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से हैं। जब हम अपने परिवार में रहते हैं और मित्रों के साथ रहते हैं तब एक दूसरे के साथ हमारा क्या बन जाता है? रिलेशन बन जाता है, संबंध बन जाता है। ये सब थीम क्या हुआ? रिलेशन। तथा हम कुछ ना कुछ कार्य करते हैं और खेल खेलते हैं अपने मित्रों के साथ, तो सेकंड क्या हो गया? कार्य और खेल। तीसरा, हम अपने कुछ ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम पशु पालते हैं और प्लांट का भी देखभाल करते हैं। तो ये कितने हो गए? 4 हो गए। तो टोटल कितने सब थीम है परिवार और मित्र के? 4। दूसरा मुख्य विषय वस्तु है फूड अर्थात भोजन। भोजन भोजन के भी हम देखते हैं टोटल कितने सब थीम्स होते हैं? 5 सब थीम्स होते हैं। फिर क्या क्या हैं? फार्मर एंड हंगर अर्थात किसान होता है, किसान और जो भूखे व्यक्ति होते हैं वे क्या करते हैं? ये भोजन बनाने का काम करते हैं, कुकिंग करने का काम करते हैं। उसके बाद जब भोजन बन जाता है तो उसका क्या किया जाता है? टेस्ट किया जाता है, उसको खाया जाता है। उसके बाद जब हम भोजन को खा लेते हैं, ग्रहण कर रहे हैं, तो उसका क्या होता है? पाचन होना ज़रूरी होता है, इसलिए क्या हो जाएगा? डाइजेस्टिंग। उसके बाद जो एक्स्ट्रा खाना बच जाता है उसे हम क्या करते हैं? उसे हम प्रिजर्व करके रखते हैं, सुरक्षित करके रखते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रिजर्विंग टेक्निक्स कहते हैं। इसमें कितने उपविषय अर्थात सब थीम होती है? कितनी होती है भाई? आप सबको तो पता चल ही गया होगा। इसका आंसर क्या होगा? 9। फैमिली एंड फ्रेंड थीम में सब थीमों की संख्या होती है। कितनी होती है इसके अंतर्गत? ऑप्शन है 4, 6, 1, 8। कितनी संख्याएं होती है? आप सबको पता लग ही गया होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी आंसर दे। 4 टोटल। नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्य विषय वस्तु भोजन के इनमें से उप विषय वस्तु नहीं है अर्थात सब थीम पूछा गया है। ऑप्शन है टेस्टिंग, डाइजेस्टिंग, वर्क एंड प्ले एंड कुकिंग।
तो भोजन के अंतर्गत हमने इस ट्रिक के माध्यम से याद किया था। जब भोजन बन जाता है, कुकिंग हो जाता है, तो हम उसका टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के बाद डाइजेस्ट होता है, पाचन होता है, और उसके बाद प्रिजर्वेशन कर लेते हैं जो खाना बच जाता है उसका। लेकिन इसमें ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो कौन सबसे अलग लग रहा है? वर्क एंड प्ले, यही इसका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंतर्गत, परिवार और मित्र विषय वस्तु अर्थात मुख्य थीम की सब थीम अर्थात उप विषय वस्तु नहीं है। तो देखिए यहाँ पे नहीं और है में, नहीं है और है में हम कंफ्यूजन हो जाते हैं, प्रश्नों को ध्यान से नहीं पढ़ पाते हैं और हम गलत उत्तर लगाकर आ जाते हैं। तो प्रश्नों को पहले ध्यान से पढ़ना है, फिर समझना है, उसके बाद फिर आंसर करना है। हाँ, और सभी ऑप्शन को भी ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद फिर सोच समझकर आंसर देना है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। भ्रमण, पशु, पौधे, खेल और कार्य। तो इनमें से कौन सा नहीं है करके पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? आई होप सबको पता चल ही गया होगा। भ्रमण अर्थात जर्नी। आइए इसके अंतर्गत हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पेड़ पौधे एवं पशु, परिवार एवं मित्र नामक थीम का हिस्सा है। इस प्रकार के स्थापन का क्या कारण है, ये पूछा जा रहा है। जो पेड़ पौधे एवं पशु, ये जो सब थीम है, तो परिवार एवं मित्र का एक थीम है, तो इसका क्या कारण है कि इसे ईवीएस में रखा गया है। चलिए अब हम इसके ऑप्शन की तरफ चलते हैं। पहला, विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना कि वे पेड़ पौधों एवं पशुओं को अपने परिवारों का हिस्सा माने। ये थोड़ा ठीक लग रहा है, लेकिन और ऑप्शन को हम पढ़ ही लेते हैं। दूसरा ऑप्शन, पेड़ पौधों एवं पशुओं के प्रति विद्यार्थियों में संवेदनशीलता विकसित करना। ये भी एक प्रकार से सही लग रहा है। आइए नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं। उन रूढ़िबद्ध धारणाओं को तोड़ना जिसके अनुसार पेड़ पौधे एवं पशु हमारे परिवार का हिस्सा नहीं हो सकते। तो देखिए, पेड़ पौधे और पशु जो होते हैं हमारे परिवार का अमूल्य हिस्सा है। उसे हमें बहुत प्रकार की चीज़ों की प्राप्ति होती है, लेकिन इसमें ये कहा गया है कि रूढ़िबद्ध धारणा इसे कहा गया है, लेकिन एक प्रकार से ये रूढ़िगत धारणा नहीं है जिनके अनुसार पेड़ पौधे और पशु हमारे परिवार का हिस्सा नहीं हो सकते। तो यही ऑप्शन क्या है? गलत है। बाकी जो दो है, ए और बी, दोनों क्या है? सही है। हमें बच्चों को उनके प्रति संवेदनशील बनाना होगा, पेड़ पौधे व पशुओं के प्रति, ताकि वो समझे और उसे अपना हिस्सा माने। अब ऑप्शन चूज़ करते हैं। इसमें फर्स्ट दिया है ए और सी, तो ए और सी, ए तो हो सकता है लेकिन सी नहीं हो सकता। सेकंड, ए बी सी, तीनों नहीं है क्योंकि सी गलत है। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? ए और बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। थीम परिवार एवं मित्र में निम्न में से कौन सा उप थीम है? इनमें से इसका क्या पूछा गया है? सब थीम के बारे में पूछा गया है। तो चलिए कमेंट करके मुझे बताइए कौन सा इसका सही आंसर होगा। पहला ऑप्शन, जो चीज़ें हम बनाते हैं और करते हैं ये सब थीम नहीं है, ये बल्कि क्या है? मुख्य थीम है। कार्य एवं खेल, जल, और चौथा है हमारा आश्रय अर्थात शेल्टर। आई होप आप सब लोग को पता चल गया ही होगा इसका आंसर क्या होगा। खेल इसका क्या है? राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। कक्षा 4 के विद्यार्थियों को थीम आश्रय अर्थात शेल्टर अर्थात आवास स्थान
के लिए कौन सी युक्ति पूछताछ को प्रोत्साहित करती है? अर्थात हमें इंक्वायरी करनी है बच्चों से, कक्षा 4 के विद्यार्थियों से आश्रय के लिए, आश्रय जो थीम है उसके बारे में। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, ऐसा करके पूछा जा रहा है, प्रोत्साहित करती है। तो चलिए हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं। विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के घरों के चित्र और एकत्र करने के लिए कहना। दूसरा ऑप्शन, विभिन्न प्रकार के आश्रयों के चित्र साझा करना। तीसरा, विभिन्न मकान निर्माण स्थलों पर जाने के उपरांत विद्यार्थियों को अपने अनुभवों को सुनाने के लिए कहना। या देश के विभिन्न आश्रयों पर एक पावर पॉइंट की प्रस्तुति दिखाना। तो देखिए यहाँ पे हमें चारों आंसर ही सही लग रहे हैं, लेकिन हमें एक ही मोस्ट जो राइट है उसी को ही चूज़ करना है। तो इनमें से हमें चारों सही लग रहे हैं, लेकिन जहाँ बच्चे सबसे ज़्यादा एक्टिव रहेंगे वही आंसर क्या होता है, सही होता है। तो देखिए पहला, विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के घरों के चित्र एकत्र करने के लिए कहना, ये सफिशिएंट आंसर नहीं है, क्योंकि सिर्फ कलेक्ट करने के लिए कह देना ही ये प्रोत्साहित नहीं करती है, कम करती है। विभिन्न प्रकार के आश्रयों के चित्र साझा करना, तो जितने भी विभिन्न प्रकार के मकान होते हैं उसका चित्र साझा करना, तो ये भी सफिशिएंट नहीं है। तीसरा, विभिन्न प्रकार स्थलों पर जाने के उपरांत विद्यार्थियों को अपने अनुभवों को सुनाने के लिए कहना, ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि होगा क्या, इसमें बच्चे को हम वहाँ जहाँ पर निर्माण स्थल हो रहा है, अर्थात विभिन्न प्रकार के मकान बन रहे हैं, वहाँ पर ले जाएंगे। फिर ले जाने के बाद हम क्या करेंगे, उनके अनुभवों को सुनाने के लिए कहेंगे। तो बच्चे क्या होंगे, अत्यधिक प्रेरित होंगे और अच्छे से अपने एक्सपीरियंस को क्या करेंगे, वो बता सकते हैं। तो इसके लिए यही क्या है, बेस्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हम चीज़ें कैसे बनाते हैं? पढ़ाने में निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति अथवा सोच सबसे अधिक उपयुक्त है? ये देखो, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, तो इसके अंतर्गत पूछा गया है, ये एक प्रकार का थीम है, इसी के अंतर्गत पूछा गया है। पढ़ाने में निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सबसे अधिक उपयुक्त है? आंसर तो चारों सही है, लेकिन हमें सबसे उपयुक्त आंसर का चुनाव करना है। चलिए पढ़ते हैं। पहला, विभिन्न क्षेत्र के लोगों द्वारा सिर पर धारण करने वाले पहनावे पर चर्चा करना। दूसरा, किसी ऐतिहासिक भवन का भ्रमण करना और उसके निर्माण सामग्री तथा निर्माण नमूनों को पहचानना। तीसरा, खेती से संबंधित विभिन्न प्रकार के औजारों की आकृति चित्रों को विद्यार्थियों के साथ साझा करना। चौथा, संदर्भ पुस्तकों से विभिन्न प्रकार के बर्तनों के विषय में अनुदेशन तथा गाइडेंस। तो देखो इसमें होता क्या है, यहाँ पे हमको स्पष्ट नज़र आ रही है, बच्चे जहाँ सबसे ज़्यादा एक्टिव रहेंगे वहीं आंसर सबसे क्या होता है, और जितना ज़्यादा उन लोग बच्चे रियल लाइफ से कनेक्ट होकर जुड़े, उनको जितना ज़्यादा हो सके हमें रियल लाइफ से जोड़ना है, तो वही आंसर क्या होगा, बेस्ट होता है। चलिए देखते हैं। पहला, विभिन्न क्षेत्रों के लोगों द्वारा सिर पर धारण करने वाले पहनावे पर चर्चा करना, सिर्फ चर्चा कर लेना सही आंसर नहीं होता है। दूसरा, किसी ऐतिहासिक भवन का भ्रमण करना। अब हम बच्चों को भ्रमण में ले जा रहे हैं जहाँ पे ऐतिहासिक भवन बना हुआ है, जैसे ताजमहल, और उनके निर्माण सामग्री, तो उसको बनाने में क्या क्या लगा, तथा निर्माण के नमूनों की पहचान करना। यही हमें क्या लग रहा है, सबसे बेस्ट आंसर लग रहा है, यही सबसे बेस्ट आंसर है। सेकंड, खेतों से संबंधित विभिन्न प्रकार के औजारों की आकृति चित्रों को विद्यार्थियों के साझा करना, सिर्फ उसे दिखा देना कि शेयर करना कि ऐसा है, तो ये भी सफिशिएंट आंसर नहीं है। विभिन्न संदर्भ पुस्तकों से विभिन्न प्रकार के बर्तनों के विषय में अनुदेशन देना, तो ये भी एक प्रकार से सही नहीं है। तो बेस्ट आंसर क्या है कि हम बच्चों को भ्रमण पर ले जाएंगे और वहाँ पे उसका किस किस से बना हुआ है और उनको पहचानेंगे, तो यही क्या हो जाएगा, सबसे बेस्ट आंसर होगा।